मेरा नाम सतीश है। जब मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ तब ज़िंदगी एक पल में बदल गई थी। वह अब चल फिर नहीं सकती थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, दोस्त और खुद को भी। बस उसी की देखभाल में लग गया। वह हर रोज़ मेरी ओर देखकर हाथ उठाकर दुआ देती। मैं उसकी आंखों में वह तन्हाई पड़ता जो शब्दों में कभी बयां नहीं की जा सकती थी। लेकिन एक दिन माँ ने कहा, अब ये लड़की तेरे और हमारे लिए बोझ बन चुकी है, इससे छुटकारा पा ले। मैं तुझे किसी लड़की से शादी करवा दूंगी। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने अपने हिस्से की हर चीज़ बेच डाली, घर, ज़मीन, गहने, सब कुछ, बस उसी की ज़िंदगी बचाने के लिए। इलाज चलता रहा, उम्मीद भी थी, और जब वह धीरे धीरे ठीक होने लगी, उस रात वह मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। वह सब कुछ जिसे मैंने बचाने की कोशिश की थी, मेरी आंखों के सामने मुझसे छीन गया। लोग ताने मारते, पीठ पीछे फुसफुसाते और कुछ तो मुझ पर थूकने तक लगे। एक दिन अचानक पुलिस वाले घर पर आए और तलाशी शुरू हो गई। जब माँ की चारपाई हटाई गई तब मेरे होश उड़ गए थे। मेरा नाम सतीश है। हादसे वाले दिन की तस्वीर अब भी मेरी आंखों में बसी थी। तेज ब्रेक की आवाज़, लोगों की भीड़ भाड़, खून में सनी उसकी चप्पल जो मेरे हाथ में थी। दूसरी शायद सड़क पर कहीं छूट गई थी। डॉक्टर ने कहा अब ये शायद कभी चल न सके। उस वक्त मेरी आंखें नम थी, लेकिन मैं रोया नहीं। शायद इसलिए कि एक मर्द को अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं, या फिर इसलिए कि मेरा सब्र बहुत बड़ा था। माँ हमेशा साथ रहती। उसने कंधा दबाया, रातों को जागी, मेरे पास बैठकर रोती रही। हम तीनों इस हादसे से जूझ रहे थे, लेकिन मुझे हमेशा कुछ अधूरा सा लगा। अस्पताल के बिस्तर पर वो आंखें बंद करके लेटी थी, जैसे कोई अधूरी बात कहकर चुप हो गई हो। माँ रोज साथ चलती, कभी खुद वहीं रुक जाती और कभी मुझे घर भेज देती। एक बार मैं लौटा तो माँ उसके बालों में तेल लगा रही थी और उसे बेटी कह रही थी कि जल्द ही ठीक हो जा मेरी बच्ची, मेरे बेटे को संभाल, बहुत मासूम है वो। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था और मेरी आंखों से आंसू पहली बार चुपचाप बह निकले। लेकिन उसकी खामोशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह कम बोलती, मुस्कान घूमती, जैसे उसके अंदर कुछ धीरे धीरे मर रहा हो। मैं उसे पुरानी तस्वीरें दिखाता, हमारी शादी के दिन की याद दिलाता, जब वो लाल जोड़े में मेरे सामने आई थी। तो मैंने कहा था, लगता है कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उसमें कोई गहराई ही नहीं बची हो। माँ अब ज़्यादा समय रसोई या आंगन में बिताने लगती। मैं जानता था कि कुछ छिप रहा है, लेकिन प्रेम में इंसान देखना बंद कर देता है। बस यही सोचता रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ उम्मीद से नहीं चलती। कभी कभी सच्चाई इतनी बेरहम होती है कि वह सीधा कलेजे को चीर देती है। माँ ने एक दिन मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा क्या तू खुश है? उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आवाज़ में कुछ ऐसा था जैसे दिल से कुछ छिपा रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी चुप्पी अब मेरी आदत बन चुकी थी। हर बात दिल में रखकर जीता रहा। इलाज बहुत खर्चीला हो चला था। माँ ने पापा के दिए हुए पुराने जेवर निकालकर मेरे हाथ पर थाम दिए। मैं पीछे हट गया। मैंने नहीं बेच सकता था। माँ, वो मुस्कुराई, जैसे सब पहले से जानती हो। तो फिर अपनी संपत्ति बेच दे बेटा। मैं रात भर जागता रहा। हर दीवार से उसकी आवाज़ आती, वो हंसी, वो बातें जो अब सिर्फ सन्नाटे में रह गई थी। इलाज में नई मशीनें आई, नर्स आई, शरीर में थोड़ी हरकत आने लगी, उंगलियां हिलने लगी। मैं हर बार उम्मीद में मुस्कुराता, आंखें बंद करके प्रार्थना करती, लेकिन पत्नी सिर्फ देखती रहती, जैसे इसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा हो। एक रात मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, लगता है तू बहुत दूर चली गई है और मैं अब भी तुझे पुकार रहा हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। होठों पर मुस्कान थी, मगर आंखें अब भी वैसी ही सुनसान। मैं चुप रहा, क्यों? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें पहले से पता होते हैं, बस हम उन्हें सुनना नहीं चाहते। इसी तरीके से वक्त बीतता गया और वह धीरे धीरे बेहतर हो गई। शरीर में जान आने लगी थी, मगर हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। मैंने सब कुछ संपर्तित कर दिया, समय, धन, नींद, सेहत। फिर भी ऐसा लगने लगा मानो मैं उसे धीरे धीरे खो रहा हूँ। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके माँ मुझे देखकर हमें आशीर्वाद देती, भगवान तुझे सलामत रखे, तू पत्नी का साया बनकर खड़ा रहा। उनकी बातों ने मुझे सुकून दिया, लेकिन उस सुकून के पीछे कोई दीवार थी जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। कभी कभी माँ पत्नी से बात करते हुए एक पल को चुप हो जाती, जैसे कोई पुरानी याद या कोई रहस्य हो जिसे वह छिपा रही हो, और पत्नी की आंखों में भी वही बात तैरती रहती जो कभी जुबान पर नहीं आई। मैंने बार बार कोशिश की कि उसकी आंखों में छुपी हुई उस उलझन को, उस खालीपन को पढ़ सकूं, लेकिन नाकाम रहा। जैसे कोई ऐसी किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा हो जो किसी अनजानी भाषा में लिखी गई हो। जिंदगी सामान्य दिख रही थी, या शायद हम तीनों ने अपनेपन, दुखों को रोजमर्रा के कामों में छिपा लिया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैंने खुद से नजरें चुरा ली, क्योंकि जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया था वह शायद पहले ही बहुत दूर जा चुका था। शायद वह चीज़ पहले ही मुझसे विदा ले चुकी थी। सिर्फ मैं था जो उम्मीद के सहारे खड़ा था, लेकिन उस उम्मीद के पीछे भी एक सच्चाई छुपी थी जो अब तक मुझ पर साफ नहीं हुई। रात के 2 बजे कमरे में घना सन्नाटा था। बस पंखे की धीमी आवाज़ और खिड़की से आती हवा की सरसराहट थी।
मेरी आंख खुली तो मैंने बिस्तर की ओर देखा। वह खाली था। तकिया साफ सुथरा और चादर करीने से बिछी हुई थी। लगा शायद बाथरूम में वो गई होगी, लेकिन दरवाज़ा खुला था। वॉशरूम में अंधेरा पसरा था। एक अजीब सी घबराहट हुई। मैंने तुरंत पूरा घर छान मारा। छोटे कमरे से लेकर रसोई तक हर कोना देख डाला। वह कहीं नहीं मिली। ना बैसाखी, न छड़ी, न चप्पल, कुछ भी नहीं। वो ऐसे कैसे गायब थी, जैसे कभी थी ही ना हो। सांसें अटकने लगी। माँ की चारपाई के पास गया। वह अब भी सो रही थी। मैंने उन्हें जगाया। वो घबरा गई। पूछा क्या हुआ। मैंने बस इतना कहा कि वह नहीं है। माँ की आंखों में एक पल को हैरानी आई, फिर जैसे सब समझ गई हो। वह चिल्ला उठी, भाग गई है। ये शब्द तीर की तरह मेरे सीने में चुभ गए। मैं चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ा। गेट खुला हुआ था। बाहर गली सुनसान थी। कोई निशानी नहीं थी। वह जो चल भी नहीं सकती थी, एक कदम की मुश्किल से उठाती थी, वह कैसे अकेली इतनी दूर चली गई होगी। मैं सड़कों पर निकल पड़ा। अंधेरी गलियों में बेखदल दौड़ता रहा। अस्पताल, क्लिनिक, वो पार्क जहाँ कभी हम साथ बैठे थे, हर जगह तलाशा, कुछ ना मिला। फ़ोन निकाला, कॉल के नंबर की, लेकिन फ़ोन बंद आया। फिर दोबारा किया, अब भी बंद आया। एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ चुकी थी। वह जा चुकी थी। जब घर लौटा तो माँ ने सवालों भरी आंखों से मुझे देखा। मैंने सिर हिला दिया, नहीं मिली। माँ ने थके हुए स्वर में कहा, मैं कहती थी ना, औरत की फितरत में वफा नहीं होती। बेटे, तूने सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसने तेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मैंने माँ की बात अनसुनी कर दी। बस जाकर सोफे पर चुपचाप बैठ गया। छत को घूरता रहा, जैसे वहाँ कोई जवाब लिखा हो जो मेरी समझ से बाहर था। सुबह होते होते मोहल्ले में बात अब फैल चुकी थी। दादी दरवाजे पर बैठी थी। कह रही थी, कल रात छोटे वाले ने गेट खुला देखा था। एक औरत ने कान में धीरे से कहा, सुना है अस्पताल में इलाज के दौरान किसी से जान पहचान हो गई थी। और सबने इस बात को सच मान लिया। क्यों ना मानते, मैंने खुद उस पर इतना यकीन किया था, सब कुछ लुटा दिया था। और अब वह चुपचाप चली गई। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। अफसर ने जैसे पहले से सवाल पूछे थे, किसी पर शक है, कोई झगड़ा हुआ, किसी का नंबर या मैसेज। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, बस एक गायब चेहरा और कुछ धुंधली यादें जिन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा था। माँ हर आने वाले से कहती, हमने तो उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था, सारी सहूलियत दी थी। मेरे बेटे ने अपनी ज़मीन तक बेच दी उसके इलाज के लिए, और उसने क्या किया, उसने धोखा दे दिया। इन बातों के दौरान वह कभी मेरी तरफ नहीं देखती, जैसे जानती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, या शायद वह भी अपने भीतर कुछ छुपा रही हो। मेरी रातें लंबी हो गई थी। दिन जैसे खिंचकर चलने लगे थे। मैं उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन यह भी सोचता रहा कि अगर वह लौट भी आई तो क्या मैं वही रह पाऊंगा? क्या भरोसा फिर वैसा होगा? क्या जो कुछ लूटा है वह वापस मिल पाएगा? मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि अगर वह अपनी मर्जी से गई होती तो कम से कम कुछ तो कहकर जाती। कोई शब्द, कोई इशारा, कोई निशानी। लेकिन वो तो खामोशी से ऐसे गायब होगी जैसे हवा में घुल गई हो। उसका फ़ोन, ना कोई संदेश, बस एक तस्वीर, एक अधूरा वाक्य। रात को मैं उसके कमरे में गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। अलमारी खोली, उसकी खुशबू अब भी कपड़ों में बसी थी। उसका दुपट्टा हाथ में आया। मैंने उसे आंखों से लगा लिया। याद आया, शादी के कुछ दिन बाद वो मुझसे कहती थी कि कभी मैं ना रहूं तो मेरे कपड़े संभाल कर रखना, इनसे मेरी सांसें रहेंगी। मैंने तब हंसकर कहा था कि ऐसी बातें मत किया करो, और आज वही कपड़े मेरी सांसें खींच रहे थे। वक्त जैसे थम गया था। हर पल बोझिल, दिन भर भारी हो चुके थे। मोहल्ले में चर्चाएं जारी हो चुकी थी। कोई कहता कि किसी से प्रेम करती थी और मौका मिलते ही चली गई, और कोई कहता ऐसा कुछ ना होता अगर माँ ने पहले दिन से ठीक बर्ताव किया होता, और कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, हमदर्दी के नाम पर बस जहर घोलते गए। लेकिन मैंने इन सब से दूर अपने अंदर की खामोशी से लड़ रहा था। माँ ने अब घर के सारे काम खुद संभाल लिए थे। रसोई, सफाई, नाश्ता, सब कुछ चुपचाप करती रही। कभी कभी मुझसे कहती कि कुछ खा ले, खुद को ख़त्म मत कर देना। मैं उनकी बात मानने की कोशिश करता, मगर निवाला गले से ना उतरता। खाने में अब स्वाद नहीं रहा, सुनने में सुकून नहीं रहा, बस हर जगह उसकी कमी महसूस होती थी। एक दिन मैंने माँ को उसके कमरे में देखा। वो उसकी चीज़ें सलीके से रख रही थी, कपड़े तय करके अलमारी में जमा रही थी। मैं चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा। उनकी हरकतों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह किसी बोझ से मुक्त होकर अब सब कुछ समेटना चाहती हो। एक पल को वो रुकी, एक तस्वीर को देखा, फिर धीरे से उसे पलट दिया। मुझे लगा जैसे वो कोई याद मिटा देना चाहती हो। मैं पीछे हट गया, कमरे में नहीं गया। उस पल का एहसास मुझे जकड़ गया। कुछ तो था जो नज़र नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा जो कभी कहा नहीं गया था। उसकी गुमशुदगी, माँ का सुकून, मोहल्ले की बातें, सब कुछ ना किसी परछाई में लिपटे हुए लग रही थी, जैसे हर मंजर के पीछे कोई और मंजर छुपा हो। मैंने कई बार उसका नंबर मिलाया, हर बार वही जवाब कि यह नंबर बंद है या सेवा क्षेत्र में नहीं है। मैं बैठकर सोचता कि क्या वाकई वह चली गई? अगर गई तो किसके साथ, कहाँ और क्यों? मगर हर सवाल एक सवाल खोलता, जवाब कभी ना आता। रात को कभी नींद आती, कभी नहीं। ख्वाबों में उसकी झलक दिखाई देती। कभी वह मुझे बुलाती, कभी रूठ कर दूर चली जाती। एक ख्वाब वह मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंखें डालकर कह रही थी कि तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। मैं चीख पर उठता,
पसीने में डूबा हुआ दिल तेज धड़कता। दिनों के साथ खामोशी बढ़ती गई। अब कोई सवाल नहीं करता, कोई दिलासा नहीं देता। सब जैसे मान चुके थे वही चली गई है। मैं भी अब भी दरवाजे की ओर देखता। हर बार जब गेट की कुंडी हिलती तब एक पल के लिए तेज दिल धड़कता कि शायद वो आ चुकी हो, मगर हर बार मायूसी मिलती। माँ दिन ब दिन मजबूत नजर आने लगी थी, जैसे उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। और यही बात मेरे दिल में और ज़्यादा खालीपन भर देती। उसका इतना शांत रहना, इस हद तक कि उसकी आंख भी ना भीगी। कुछ तो था जो कुछ मैंने नहीं देखा था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। यह खामोशी सबसे खतरनाक थी, क्योंकि कई बार चीखें सुनाई देती, बता देती कि कुछ गलत है, मगर सब कुछ चुप हो, हर चीज़ सामान्य लगने लगे। तब समझ नहीं आता कि जख्म कहाँ है, मगर खून बहता रहता है। शाम का वक्त था, आसमान में हल्के स्याह बदल रहे थे। मैं दरवाजे के बाहर बैठा चाय पी रहा था कि मोहल्ले के कुछ लोग गली के कोने पर हमेशा की तरह गपशप में लगे थे। तभी पड़ोस के चाचा, जो अक्सर चुप रहते थे, मेरे पास आकर बैठ गए। उनकी सांस थोड़ी भारी लग रही थी। हाथ में एक पुराना अखबार का टुकड़ा था जो वो अक्सर साथ रखते थे। कुछ देर वो चुपचाप बैठे रहे। मैंने भी कुछ नहीं पूछा। फिर अचानक बोले, बेटा बुरा मत मानना, एक बात कहनी है। रात को तुम्हारे घर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। मैं चौंक कर उनकी ओर देखने लगा, फिर हंस पड़ा। चाचा, आपको वहम हो गया होगा, शायद कोई बिल्ली हो या हवा का कोई खेल। चाचा बस इतना कहकर धीरे उठकर चले गए। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर सिर झटक दिया। वैसे भी मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। उसका जानना, माँ की अजीब चुप्पी, मेरे भीतर का शोर। माँ अंदर से निकली। शायद चाचा की आवाज़ सुन रही थी। उन्होंने मेरी तरफ बिना देखे कहा, बुढ़ापे में वहम होना आम बात है, इस उम्र में तो दीवारें भी बोलती दिखती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन सी हो गई। अजीब बात यह थी कि चाचा बहुत कम बोलते थे। जो कुछ कहा वो अचानक क्यों कहा, और उनका लहजा जैसे कुछ और कहना चाहते हो। मगर रुक गए। रात को मैं देर तक जागता रहा। माँ सोने चलेगी। घर में पूरी खामोशी छा गई थी। अचानक नीचे वाले कमरे में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। पहले सोचा कि शायद चूहे हो या कोई पुरानी पाइप की आवाज़, मगर फिर कुछ ऐसी धीमी धीमी बातें सुनाई दी जो इंसानी आवाज़ जैसी लगी, जैसे दो लोग बहुत धीरे धीरे कुछ कह रहे हो। मेरे शरीर में झुरझुराहट सी दौड़ गई। मैं चुपचाप बिस्तर से उठा, दरवाज़ा धीरे से खोला और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। नीचे पहुंचा तो सब कुछ सामान्य था। लाइट बंद, अंधेरा, दरवाज़ा बंद। मैंने कमरे की ओर कान लगाया, लेकिन अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वापस ऊपर आकर लेट गया, मगर नींद नहीं आई। एक बेचैनी सी छा गई। कुछ तो था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसकी गुमशुदगी के बाद सब कुछ जैसे कोई सपना लगने लगा था, मगर वे फुसफुसाहटें, वो एक पल की झलक जैसे उस सपने को हकीकत से जोड़ रही हो। अगले दिन रोज की तरह माँ अपने कामों में लगी थी। नाश्ते के समय उसने हंसते हुए कहा, चाचा को जाकर सब बता दो। अब की बार अगर बिल्ली की आवाज़ सुनो तो दरवाज़ा खोल कर देख भी लिया करो। मैंने हल्की सी मुस्कान से जवाब दिया, लेकिन माँ के लहजे में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं होता था। उनकी हंसी जैसे ज़बरदस्ती हो, जैसे किसी बात को छुपाने की कोशिश करी हो। दोपहर में जब वह पूजा करी थी, मैंने हिम्मत करके नीचे वाले कमरे का ताला देखा। पुराना ताला लगा था, जंग खाया हुआ, उस पर धूल जमी थी, जैसे सालों से खोला ही ना गया हो। मगर दरवाजे के नीचे की मिट्टी गीली हुई थी, जैसे किसी ने हाल में ही उसे छुआ हो। मैंने झुककर दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की, मगर अंदर अंधेरा था, बस एक मध्यम सी आवाज़ और एक अजीब सी घुटन का एहसास। मेरी सांसें जैसे थम सी गई थी। मैं वापस ऊपर आ गया। दिल ने कहा माँ से पूछ, लेकिन बुद्धि ने कहा अभी नहीं। अगली रात फिर वही आवाज़ें आई, इस बार कुछ ज़्यादा तेज, कुछ ज़्यादा बेकाबू, जैसे कोई सिसक रहा हो या किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया, पसीने में भीग गया। अगर ये सब मेरा वहम था तो हर बार एक ही समय पर क्यों होता है। सुबह होते मैं दोबारा चाचा के पास गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। मैंने उनसे साफ साफ पूछा, चाचा आपने जो कहा था क्या वो सच है? क्या आपने कुछ देखा है? चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, देखा नहीं लेकिन सुना जरूर है। पिछले कई दिनों से रात के निश्चित समय तुम्हारे घर से कुछ ऐसा निकलता है जो प्राकृतिक नहीं लगता। मैंने उनका धन्यवाद किया और वापस आ गया। दिन में डर चारों तरफ फैला हुआ लग रहा था। अब माँ भी हर रोज वैसे ही हंसती, खाना बनाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक रात नीचे से जैसे फुसफुसाहट आई तो माँ के खराटे की आवाज़ आई। उसकी खराटे सुनाई देती थी जैसे वह जाग रही हो। मेरे अंदर एक निर्णय ने जन्म ले लिया था कि कुछ तो था जो छुपा हुआ है, और कुछ ऐसा जिसे जानना जरूरी था, और शायद वह कुछ नीचे था, उस बंद दरवाजे के पीछे, उस खामोश घर की सबसे अंधेरी जगह में। दोपहर की तेज धूप में सब सूरज छत पर आग बरसरा रहा था। मैं आंगन में पानी के कूलर के पास बैठा हुआ था, अखबार में आंखें गड़ाई थी। तभी अचानक गेट पर जोर सी दस्तक हुई। वहाँ रसोई से बाहर आई और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस की टीम खड़ी थी। एक ऑफिसर ने अपना पहचान पत्र दिखाया और सामान्य स्वर में कहा, शिकायत मिली है, घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। मैं दरवाजे के पास आया। माँ के चेहरे पर हैरानी थी, जैसे उसे विश्वास ही ना हो कि कोई शिकायत हमारे घर से भी हो सकती है।
अफसर ने जवाब दिया, विवरण बाद में, अभी हमें कमरा देखना है। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे दीवारें भी सांस रोककर सब कुछ सुन रही हो। मैंने इशारे से कहा, ठीक है, जो करना है करें। पुलिस ने बकाया तलाशी शुरू की। पहले रसोई, फिर पत्नी का कमरा, हमारा शयन कक्ष और फिर स्टोर रूम। माँ बार बार उनके पीछे जा रही थी, कभी प्लेट हटा रही थी, कभी चादर ठीक कर रही थी, लेकिन उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। पुलिस अधिकारी बार बार उन्हें रोकता, बीबी जी, हमें अपना काम करने दीजिए। फिर एक सिपाही ऊपर से कमरे में गया जहाँ माँ की चारपाई बचपन से रखी थी। उसने इधर उधर देखा, नीचे की ओर नजर दौड़ाई, फिर अचानक बोला, साहब, यहाँ कुछ है। माँ तेजी से आगे बढ़ी। वो बस कुछ खास नहीं, पुरानी चीजें पड़ी हैं। पुलिस ने उसकी बात सुने बिना चारपाई हटाई। नीचे धूल जमी हुई थी, लेकिन उसके ठीक बीचों बीच एक लोहे का हैंडल दिखाई दे रहा था, जहां जंग लगा हुआ था, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। फिर वही साफ नजर भी आ रहा था। अधिकारी ने मुझे देखा। यह किस चीज का है? मैं हैरान खड़ा था। मैंने जिंदगी में पहली बार यह हैंडल नहीं देखा था। यह जगह तो हमेशा चारपाई से ढकी रहती थी। मैं कुछ कहने वाला था कि माँ बोल पड़ी, वो पुराना संदूक रखा था कभी, उसकी कुछ बची कुची चीजें होंगी। कुछ नहीं। पुलिस ने कोई बात सुने बिना हैंडल खींचा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ किसी चीख की जैसी लगी, जैसे वर्षों के बाद सांसें अचानक बाहर निकल पड़ी हो। नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियाँ, जिन पर कदम रखते हुए चरचराहट गूंजने लगी। मैं, पुलिस अधिकारी और 2 सिपाही धीरे धीरे नीचे उतरे। हर कदम के साथ एक नमी सी और महक और सन्नाटा और भी गहरा होता गया। नीचे अंधेरा था, दीवारों पर नमी की परत जमी हुई थी, कुछ जगहों पर फूफदी भी थी और हर तरफ सीलन की बदबू फैली हुई थी। नीचे पहुंचते ही सामने एक पुराना लोहे का दरवाज़ा दिखा। उस पर भी जंग लगा था, हल्की सी हथकड़ी जैसी लकीरें बनी थी। सिपाहियों ने हाथ से हिलाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर एक ने जोर से लगाया, दूसरा मदद को लपका और दरवाज़ा धड़ाम से खुला। अंदर की फिजा थमी हुई थी, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। रोशनी बहुत कम थी। एक बल्ब लटक रहा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था और कभी कभी बुझने लगता। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक शरीर पड़ा था, और वह थी मेरी पत्नी, बेसुध, खामोश, धूल में लिपटी हुई, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जो वर्षों से अलमारी के कोने में पड़ी हो। मैं बेकाबू होकर उसके पास दौड़ा। उसका शरीर सख्त था, जैसे सर्दी में जकड़ गया हो, लेकिन उसकी सांसें अभी भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, बहुत धीमी, टूटी हुई। उसकी कलाइयाँ लाल थी, जैसे किसी ने उन्हें बांध कर रखा हो। पाँव की एड़ियाँ जख्मी थी, उसके होठ सूखे, चेहरा पीला और आंखों के नीचे निशान थे। मैंने उसे आवाज़ दी, सुन रही हो? मैं आ गया हूँ, अब तुम सुरक्षित हो। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकों में सिर्फ कांपना हुआ। फिर सब शांत हो गए। पुलिस अधिकारी ने एक पल के लिए पूरे कमरे का जायजा लिया, फिर कहा कि यह एक गंभीर लापरवाही का मामला है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। माँ नीचे आई तो उनके कदम ठिठक गए। वह दीवार से लगकर खड़ी हो गई, जैसे उस दृश्य से नजरें चुराना चाहती हो, या शायद अंदर ही अंदर खुद को मजबूत कर रही हो। उनका चेहरा सपाट था, बिना किसी भाव के। पुलिस ने मुझे रोका और एम्बुलेंस को बुलाया। कुछ ही समय में लोग पहुंच गए और मेरी पत्नी को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। मैं साथ जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने कहा कि आपसे कुछ बातें पूछनी है। ये औपचारिक क्रिया है। मैंने बस एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली, जो अब एक बार फिर जा चुकी थी, लेकिन इस बार शायद सहायता की ओर, एक नई जिंदगी की ओर। पुलिस अधिकारी ने नीचे कमरे की तस्वीरें ली। दीवारों पर नशे बने निशान, बंद अलमारी, पुराने बर्तन, खाली बोतलें और एक कपड़ा जो जमीन पर पड़ा था, शायद पत्नी का दुपट्टा था। हर चीज़ जैसे कोई दर्दनाक कहानी सुना रही थी, लेकिन बिना किसी शब्द के माँ चुपचाप खड़ी रही। किसी से कोई सवाल जवाब भी नहीं किया, किसी की नज़रों से नज़र ना मिलाई। जब पुलिस ने कहा आपको थाने चलना होगा तो पूछताछ के लिए, तो उन्होंने बस सर हिला दिया। घर अब वीरान लगने लगा था। वो कमरा जहाँ माँ सोया करती थी, उसकी चारपाई के नीचे का रहस्य और सारी खामोशी, जैसे अब सब कुछ बदल गया हो। वो माँ जो रात भर मेरे लिए जागती थी, जो मेरे दुख पर रोती थी, वही अब एक बहुत बड़े सवाल के बोझ के तले दब चुकी थी। थाने में बयान देते समय मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। मैंने बताया कि मेरी पत्नी लापता हो गई थी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। माँ ने कहा था कि वह खुद लौट आएगी, लेकिन आज पता चला कि वह किसी और की नहीं, बल्कि मेरे ही घर के नीचे थी, ठीक मेरे पैरों के नीचे, जहाँ से मैं रोज गुजरता जा रहा था। वह मदद की उम्मीद में पड़ी रही। पुलिस ने कहा कि ये कोई सामान्य कैद नहीं लगता, इसे बहुत सोच समझकर अंजाम दिया गया है, हमें पूरी जानकारी करनी होगी। शाम को जब मैं अस्पताल गया तो वह होश में आ चुकी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक ऐसी थकान उभरी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उसके पास बैठा, उसका हाथ थामा और कहा, बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिर कभी अकेली नहीं रहोगी। उसने धीरे से सर हिलाया। उसके होठों पर हल्की सी कंपनी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने बताया कि शारीरिक कमजोरी बहुत अधिक है, लेकिन उसका हौसला चौंकाने वाला है। अगर आप समय पर ना पहुंचते तो मामला बहुत गंभीर हो सकता था। इस वाक्य ने मेरे अंदर सब कुछ तोड़ दिया था। समय पर पहुंचना, लेकिन मैं तो बरसों से उसी घर में था, रोज उस कमरे के ऊपर सोता, फिर भी कुछ देख ना सका, कुछ सुन न सका। अब माँ पुलिस की निगरानी में थी, लेकिन वो चुप थी, जैसे उसे किसी बात का पछतावा ही ना हो। शायद
पर उसने भीतर कहीं दफन कर दिया हो। अब सिर्फ कानून तय करेगा कि वह क्या था, क्यों हुआ और किस नीयत से। लेकिन मेरे लिए सवाल नहीं थे। मेरे लिए तो बस एक सच था कि वह जिंदा है और अब उसकी ज़िंदगी मेरी पूरी कोशिश का केंद्र बनाने वाली थी। तहखाना अब बंद हो चुका था, लेकिन उसका साया मेरे वजूद से लिपट गया था। हर रात जब आंखें बंद करता तो वह जंग लगने वाली दरवाजे की तस्वीर सामने आ जाती और उसके पीछे खामोश चीख, जिसे मैं बरसों तक सुन ना सका। जैसे ही पुलिस ने माँ से सवाल पूछना शुरू किए तो उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। वह चीखने लगी और हाथों से अपना सिर थाम लिया। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम, मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके शब्द दीवारों से टकरा रहे थे, लेकिन उनमें सच्चाई कहीं नजर नहीं आ रही थी। पुलिस अधिकारी ठंडे स्वर में बयान दर्ज कर रहे थे और माँ का चेहरा पल पल बदलता जा रहा था। माँ की आंखों में जो भाव थे उन्हें मैं बरसों से पहचानता आया था। ममता, चिंता, स्नेह, लेकिन अब उसमें एक और रंग था, डर, खुद को बचाने की कोशिश। वह खामोशी से सब सुन रही थी, लेकिन हर सवाल पर वह अपने ही भावों में उलझ जाती, जैसे जवाब उसे याद ना हो या फिर वह जानबूझकर खुद से उन्हें भूल जाना चाहती हो। पत्नी अस्पताल में थी तो डॉक्टर के अनुसार वह कई दिनों से अत्यंत पीड़ा में थी। उसके शरीर पर स्पष्ट निशान थे, जिनसे पता चलता था कि उसे बांध कर रखा गया है। भोजन समय पर नहीं दिया गया और उसकी मानसिक स्थिति भी फिलहाल अस्थिर थी। इन मामलों को और अधिक गंभीर बना दिया गया। अब पुलिस हर पहलू से जांच कर रही थी। मैं एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। मेरी जुबान जिससे बंद हो चुकी थी, जैसे शब्द गुम हो गए। कभी माँ की ओर देखता तो कभी पुलिस की रिपोर्ट में झांकता, कभी अपनी हथेली को घूरता जिस पर उस दिन की पत्नी की गिरफ्त के निशान अब तक मौजूद थे। सब कुछ आस्तिक लग रहा था। अधिकारी ने माँ से पूछा, आप कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो फिर वो तहखाने में कैसे पहुंची? दरवाज़ा बंद था, बाहर से ताला लगा हुआ था और नीचे जाने का रास्ता सिर्फ आपके कमरे से जाता। माँ चुप हो गई। उसकी आंखें भीग चुकी थी, मगर उसकी खामोशी जैसे चीख रही थी। उसके होठ कांप रहे थे, हाथों में हरकत थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वह भीतर से पूरी तरह टूट चुकी है, या शायद उसकी सच्चाई उसे कुछ कहने की अनुमति नहीं दे रही थी। उसी समय एक और इंस्पेक्टर अस्पताल से लौट कर आया। उसके हाथ में एक बैग था, जिनमें कुछ पुरानी चीज़ें थी, एक डायरी, कुछ दवाइयाँ, एक चाबी और एक खाली मोबाइल का कवर। सब तहखाने से मिला था। इंस्पेक्टर ने कहा कि यह डायरी बेहद अहम है, शायद इसी से हमें पहली गवाही मिल जाए। डायरी के पन्नों पर मेरी पत्नी की लिखावट थी, वह दर्द जो बोल नहीं पाई, कलम के जरिए बयां थी। वह कुछ पन्नों पर तारीखें थी, कुछ पर माँ का जिक्र और कुछ पर सिर्फ अधूरे वाक्य। आज फिर रोशनी नहीं आई। मेरा हाथ सुन पड़ चुका था। वह रोज आती है, कुछ कहती नहीं, बस देखती है। मैंने ये सब पढ़ा और मेरे भीतर का डर जैसे एक दीवार बनकर टूट गया, जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने खुल रहा हो, बिना किसी बनावट के, बिना किसी पर्दे के। ये वही सच था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अब धीरे धीरे मेरे सामने खुलता जा रहा था। जब माँ ने वह डायरी देखी तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह चिल्लाई कि यह झूठ है, उसने जानबूझकर लिखा है मुझे फंसाने के लिए। पुलिस ने शांत स्वर में कहा, बीवी जी, सच और झूठ का फैसला हम करेंगे, आप सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दीजिए। मैं फिर चुप था, जैसे किसी और की कहानी सुन रहा हूँ, लेकिन हर पन्ना, हर शब्द, हर वाक्य मेरे सीने में गूंज रहा था कि वो औरत जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी कहा, मेरे ही घर में बंद रही, मेरे ही कदमों के नीचे पड़ी रही, और मैं रोज़ उसके ऊपर से गुजरता रहा। पुलिस ने माँ को हिरासत में लिया था, लेकिन जाते जाते उसने मुझे देखा। उस नज़र में ना पछतावा था, ना नफरत, बस एक थकावट थी, जैसे वह अपनी ही चाल में हार गई हो। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, अपनी सफाई या अपने फैसले की कोई वजह, लेकिन अब मैं सुनने की हालत में नहीं था। उस रात मैं फिर उस तहखाने में गया। वही जंग लगा दरवाज़ा, वही सन्नाटा। मैं बत्ती जलाई और हर चीज़ को देखा। बीवी की जंजीरों के निशान, खाली बोतलें और दीवारों पर, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों के शब्द खोदे थे। मुझे सुनो। मैं घुटनों के बल बैठ गया और ज़मीन पर हाथ रखकर बस सांसें लेता रहा। मुझे लगा जैसे ज़मीन के अंदर उसी की चीज़ अब भी बसी है। हर ईंट, हर दीवार, हर कोना उसी की गवाही दे रहा था। माफ गिरफ्त में थी, लेकिन मुझे पता था कि दोषी सिर्फ वही नहीं थी, बल्कि मैं भी था। अपनी नासमझी का, अपनी आंखें बंद रखने का, और ये सच का पहला टुकड़ा मेरे हाथ लगा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और गहरा होता गया, सबूत इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब पड़ोस के चाचा को बुलाया गया। वही चाचा जिन्होंने कुछ दिन पहले कान में कहा, तुम्हारे घर से अजीबे आवाज़ें आती हैं। इस बार उनके पास सिर्फ आवाज़ें नहीं थी, कुछ और भी था। उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया कि एक रात में छत पर था, गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी कि अचानक तुम्हारे आंगन में हलचल हुई। मैंने नीचे झांका, माँ जी किसी को घसीट रही थी। मैं पहचान नहीं पाया लेकिन कौन है, लेकिन शरीर बिल्कुल निर्जीव लग रहा था। मैं डर गया और अंदर चला गया, सोचा शायद कोई बीमार हो। लेकिन जब अगली बार सुबह तुम्हारी पत्नी लापता मिली, तब शक हुआ। अफसरों ने उनके बयान को गंभीरता से लिया और मुझे एक गंभीर नज़र से देखा। मेरी आंखें झुकी हुई थी। हर बार हर संकेत अब एक और सूत्र में जुड़ने लगे। आवाज़ें, कानाफूसी, पुराना दरवाज़ा, पत्नी की डायरी और अब गवाही। पुलिस ने माँ के सामने बयान रखा। वह चुप रही, ना इनकार किया, ना सफाई दी, जैसे शब्दों की कोई ज़रूरत ही ना रही हो।
उसकी चुप्पी किसी दस्तक से ज़्यादा स्पष्ट थी। वह पल ऐसा आया जब एक सिपाही बोला, अगर ये गवाही अदालत में पेश हुई तो मामला सीधा उम्र कैद तक जा सकता है। तभी माँ ने एक लंबी सांस ली और मेरी ओर देखा। मैं जो दूर बैठा था उसकी नज़र से बच नहीं पाया। वह धीरे से बोली, जैसे सिर्फ मुझसे कह रही हो। वह तुझे बर्बाद कर रही थी, मैंने तुझे बचाया है। यह वाक्य मेरे लिए जैसे भूकंप था। मेरे भीतर सब कुछ हिल गया। मैं कुछ पल उसे घूरता रहा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि जैसे कोई शब्द गले में अटक गए हों। माँ ने अपनी बात जारी रखी, मैंने उसे मारा नहीं, सिर्फ छुपाया था। मैं चाहती थी कि तू खुद अपनी आंखों से उसकी असलियत देख सके। वह लड़की तेरे लायक नहीं थी। उसके दिल में तेरे लिए कोई भावना नहीं थी। इलाज के बहाने वह तुझसे पैसे ले रही थी और किसी और से देर रात तक फ़ोन पर बात करती थी। मैंने खुद कई बार सुन चुकी थी। वो हंसती थी और तुझे बेवकूफ़ बना रही थी। तभी पुलिस अधिकारी ने माँ की बातें काटी। आपके पास इन बातों का कोई प्रमाण है? कोई रिकॉर्डिंग, कोई गवाह? माँ अब खामोश हो गई थी। उसकी आंखों में जो थोड़ी देर पहले गुस्सा था, अब वह अजीब सी नफरत में बीतता जा रहा था। जैसे कह रही हो, जो कहना था कह चुकी हूँ, अब जो करना है करो। पत्नी मेरी अब भी अस्पताल में थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत बेहतर हुई थी, लेकिन वह चुप थी, जैसे जानती हो कि अभी भी हर सच्चाई सामने नहीं आई। जब मैं उसे मिलने पहुंचा तो उसने एक बात कही, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरा इलाज बंद करवा दो। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल साफ थे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि भरोसा है, लेकिन हर सच को सुनने की ताकत धीरे धीरे जुटा रहा हूँ। अगले दिन पुलिस ने माँ के कमरे की फिर तलाशी ली। एक पुराना मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। आवाज़ें धीमी थी, कुछ शाव शब्द नहीं थे, लेकिन एक वाक्य साफ सुनाई दे रहा था, कुछ भी हो जाए मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी। मुझे डर लगता है। यह आवाज़ मेरी पत्नी की लग रही थी। इस रिकॉर्डिंग से पूरा मामला और उलझ गया। किसी के भी खिलाफ सबूत नहीं थे, बस हर दिशा में पसरी हुई चुप्पियाँ थी जो एक एक टूट कर रही थी। पुलिस ने कहा, यह केस सीधा नहीं है। हर शख्स आधा सच बोल रहा था, आधा छुपा रहा है। माँ भी अब भी बात पर डटी थी। मैंने जो भी किया अपने बेटे को बचाने के लिए किया, लेकिन मैं खुद सोचने लगा, क्या मैं वाकई बचा था या फिर अपनी माँ की घुटी हुई परवरिश के नाम पर बर्बाद हो गया। उस दिन पहली बार मन में ये सवाल उठा कि क्या कोई भी सच कभी पूरा होता है, या हम बस अपने मन की तसल्ली के लिए कुछ हिस्सों को जोड़कर उसे पूरा मान लेते हैं। गवाहियाँ, चुप्पियाँ, उलझे हुए वाक़ सब मिलकर जैसे एक ऐसा चक्र बना रहे थे जिसकी दिशा सिर्फ दुख की जा रही थी। इस चक्र का दूसरा सिरा था न्याय, जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। माँ को थाने में कई दिन हो चुके थे। हर रोज़ नए राज खुलते, हर रोज़ एक नई परत उधड़ती, और हर दिन मेरा दिल थोड़ा थोड़ा भारी होता जा रहा था। जब पुलिस ने माँ से फिर से पूछा उस रात वास्तव में क्या हुआ था, तो इस बार उसने कोई बहाना नहीं बनाया, ना ही वह घिसी पिटी कहानी दोहराई, बल्कि इस बार वो बोली कि ऐसी सच्चाई जो मेरी आत्मा तक झकझोर चुकी थी। उसने कहा, तू अपनी ज़मीन बेचकर सब कुछ लुटाता जा रहा था। अपनी सारी जमा पूंजी, सारे सपने उसके नाम करता रहा, लेकिन वह तुझसे दूर हो चुकी थी। मैंने खुद सुना था उसे किसी और से बात करते हुए, दरवाज़ा बंद करके। जब मैंने पूछा तो वो चिढ़ गई। तब मैंने फैसला किया कि मैंने तेरा बचपन देखा है, तेरी आंखों में वो आंसू देखे हैं जो तू किसी को नहीं दिखाता। मैं जानती थी तू अंदर ही अंदर बिखर जाएगा, और मैं नहीं चाहती थी कि टूट जाए। मैं बस उसे तुझे बचाना चाहती थी। उस पर मेरे मन में एक तूफान सा उमड़ पड़ा। मैं चिल्लाना चाहता था, दीवारें तोड़ देना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ गले में दम तोड़ रही थी। मेरे भीतर एक ज्वालामुखी फूट रहा था, लेकिन बाहर सिर्फ खामोशी थी। मैं माँ को देख रहा था, वही औरत जिसने मुझे सीने से लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे रात भर झूला झुलाकर सुलाया, गर्मियों में पंखा झल कर नींद दी, और आज वही उसी प्यार की आड़ में मेरे जीवन का सबसे काला फैसला कर चुकी थी। तभी पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा, अगर आपको उस पर शक था तो आपने कानून को क्यों नहीं बताया, उसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की, फिर आपने उसे तहखाने में बंद करके किस कानून को न्याय दिलाया है? मैंने माँ से पूछा, आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे लगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरा इरादा बस कुछ दिनों तक उसे अकेला रखने का था। सोचा शायद उसे समझ में आए, वो शर्मिंदा हो। लेकिन समय के साथ सब कुछ और बिगड़ता चला गया। उसकी बातों के साथ ही बीते दिनों की सारी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। पत्नी का बदला बदला व्यवहार, उसकी लगातार बढ़ती हुई चुप्पी, माँ की आंखों में छुपी चिंता, और वह तमाम क्षण जब मुझे लगता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था। अब अस्पताल में मेरी पत्नी ने बोलना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सच उसकी जुबान से भी निकलने लगा। उसने कहा, मैं अकेली हो गई थी। मेरा शरीर काम करता रहा, लेकिन मन में शंकाओं की आंधी चलती रही। मुझे लगने लगा था कि अब तुम्हारे भीतर मेरे लिए सिर्फ दया बची है, प्रेम नहीं। जब माँ जी ने मेरे इलाज पर सवाल उठाए तो मैं अंदर ही अंदर उलझने लगी थी। शायद उन्हें संदेह हो गया था कि अब मैं चुप नहीं रहने वाली। तभी मैंने उससे पूछा कि क्या तुम किसी से बात करती थी? उसने कुछ पल मौन धारण किया, फिर सिर हिलाया। एक पुराना दोस्त था, सिर्फ दिल हल्का करने के लिए बात करती थी। कुछ गलत नहीं था, लेकिन शायद उस वक्त मुझे भी अपने भीतर की कमियां नजर नहीं आ रही थी। उसका यह स्वीकार करना मेरे लिए जैसे एक धराधर सच्चाई थी।
चुभी थी बात, लेकिन उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं था, सिर्फ एक साफ आईना था जो हमें दोनों को दिखा रहा था कि हम कितनी दूर हो चुके थे। गुस्सा नहीं आया, बस अफसोस हुआ कि हम वक्त की ठोकरों से इतने थक चुके थे कि एक दूसरे की भाषा भी भूल गए थे। माँ ने शायद मुझे बचाने की नीयत से ये कदम उठाया था, लेकिन उसका तरीका माँ के लिए उचित नहीं था और ना ही किसी इंसान के लिए। उसने अकेले ही निर्णय लिया कि मुझसे कुछ भी पूछे बिना। जब मैं घर लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। घर, दीवार, हर कोना जैसे चुप था। ये कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, अब यह हर उस वक्त की कहानी थी जिसके जीवन के निर्णय किसी और ने लिए थे, चाहे वह प्रेम में किए गए हो या फिर घृणा में। किसी भी निर्णय का उद्देश्य शायद ही पूरी तरह सच्चा होता है, वह केवल एक पर्दा होता है जो अंत तक हट ही जाता है। पुलिस ने बाकायदा आरोप पत्र तैयार किया। इल्जाम गंभीर था, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करना, मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना और जानबूझकर अपराध की नीयत से उसे कैद में रखना। उन सभी आरोपों के नीचे माँ का नाम अब दर्ज हो चुका था। वह नाम जो कभी मेरे स्कूल बैग पर, मेरी पहचान पत्र पर और मेरे सपनों में गर्व से लिखा जाता था, अब वो नाम सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों की लिस्ट में लिया जा रहा था। दूसरी तरफ पत्नी अस्पताल से घर लौट आई थी। उसकी चाल अब बेहतर थी, लेकिन उसके कदमों में विश्वास अब भी नहीं लौटा था। जब वह घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले उसने छत की ओर देखा, जैसे चाहती हो कि नीचे के साए हट जाए और ऊपर से कोई रोशनी उस पर पड़े। मैं उसके साथ था, लेकिन हमारे बीच अब भी एक खामोशी थी जिसे शब्द नहीं तोड़ सकते थे। केवल समय ही कुछ सुधार ला सकता था। पत्नी का हर कदम मुझे माँ के इंकार की प्रतिनिधिता सुनाता था। हर दरवाज़ा जो वह खोलती, हर वस्तु जिसे वह छूती, उसमें माँ का स्पर्श कहीं ना कहीं बाकी था। और वो उसे महसूस भी करती, सहती भी। मैं उसे भूलने को नहीं कहता, बस जीने को कहता। अदालत में दूसरी तरफ मुकदमा शुरू हुआ था। वकीलों की बहसें, गवाहों की गवाही और माँ की खामोशी। उसने एक बार भी अपनी सफाई में कुछ ना कहा। सिर्फ एक दिन अदालत के कमरे में मेरी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराई। उसने मेरी ओर देखा और नज़रें झुका ली। उस नज़र में कोई डर नहीं था, बस एक खालीपन था, जैसे अब उसमें कुछ बचा ही ना हो। मेरा बयान सबसे अहम था। जब मैं गवाही के लिए खड़ा हुआ तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, मैंने उन पर आंख बंद करके विश्वास किया। मुझे लगा वो मेरी रक्षक है, मेरी भलाई चाहने वाली है, लेकिन उन्होंने मुझसे वह सब कुछ छीन लिया जिसके लिए मैं जी रहा था। उन्होंने मेरी पत्नी को नहीं, मेरी आत्मा को कैद किया था, मेरा भरोसा तोड़ा। अदालत में उस वक्त सन्नाटा छा गया। माँ तब भी चुप थी, जैसे हर शब्द को स्वीकार कर रही थी। शायद उन्हें अब ये समझ आ गया था कि जो वह चाह रही थी वह कभी भी हो नहीं सकता था, और जो उन्होंने किया वह माफ़ करने के लायक नहीं था। फैसला सुरक्षित रखा गया। मैं घर लौटा, आंगन में उसी जगह बैठा जहाँ कभी माँ गीता पढ़ती थी। अब बस सुकून नहीं, अब बस एक बोझ देती थी। पत्नी मेरे पास आई, उसने मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन उसके साथ एक नरमी भी थी। उसने कहा, हम फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बार कोई झूठ नहीं, कोई चुप्पी नहीं, सिर्फ सच के साथ। मैंने सर हिलाया। अब मुझे ना बदला चाहिए था, ना चर्चा, ना सहानुभूति। मुझे सिर्फ न्याय, ऐसा न्याय जो चुप हो, शांत हो, जिसमें कोई आरोप बाकी ना बचे, ना मेरे दिल में, ना उसकी आंखों में। एक शाम पत्नी ने कहा, यह घर अब सुरक्षित लगता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। मैंने कहा, हम दोनों भी तो अब पहले जैसे नहीं रहे। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर उस मुस्कान में पीड़ा छिपी थी। वो हर दिन सामान्य होने की कोशिश कर रही थी। मैं बस उसे देखता रहा, रोक नहीं पाया, थाम नहीं पाया, शायद क्योंकि अब सब कुछ हाथ से फिसलता महसूस हो रहा था। फिर एक दिन उसने कहा कि क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल नए सिरे से। ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। वही औरत जिसे किसी ने मिटाने की कोशिश की थी, आज खुद मुझे जीवन का नया रास्ता दे रही थी। मैंने धीरे से कहा, हम शुरू तो कब का कर चुके हैं, बस अब मान लेने की जरूरत है। हमने मिलकर माँ की पुरानी अलमारी खोली। उसमें कपड़े, पुराने गहने, कुछ खत और डायरी रखी थी। उसमें माँ ने मेरे बचपन की हर बात लिखी थी। जब मैं बीमार हुआ, जब स्कूल गया, जब उनकी गोद में छुप कर रोया। पत्नी ने वह डायरी पढ़ते हुए कहा, यह औरत तुमसे बहुत प्यार करती थी, बस ये पर प्यार संभालना नहीं जानती थी। मैं चुप रहा, क्योंकि यही बात थी जिसे मैं खुद से भी कहने से डरता था। अब अदालत में जो कुछ चल रहा था वह सब कुछ पीछे छूट चुका था। असली न्याय मेरे लिए मेरे घर में था, मेरी पत्नी में था, हमारी चुप्पियों में था। हमने तय किया कि हम कुछ समय के लिए शहर छोड़ देंगे। शाम को मैंने आखिरी बार पत्नी से पूछा, क्या हम वाकई आगे बढ़ सकेंगे। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, आगे बढ़ने के लिए पिछला सब कुछ मिटाना जरूरी नहीं होता, कुछ जख्मों के साथ भी जिया जा सकता है, बस वो जख्म पुराने ना पड़े। अब हम चल चुके हैं एक नए शहर और नए घर की ओर। मेरी पत्नी भी मेरे साथ है, जो सिर्फ मेरी जीवन संगनी नहीं, मेरी गवाह भी है, जिसे मैंने अपना सब कुछ मान लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।